गुड डे स्टूडेंट्स, मैं सौरभ सर आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम रहेगा फिजिक्स मेड इजी विद सौरभ कुलकर्णी। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। कामयाबी उन्हें कभी भी हासिल नहीं होती है जिन्हें सूरज उठाता है। कामयाबी उन्हें कभी भी हासिल नहीं होती है जिन्हें सूरज उठाता है, बल्कि फतेह तो उन्हें हासिल होती है जो सूरज को उठाते हैं। तो हमेशा आपको अगर सक्सेस मिल रहा है तो हमेशा आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा और डेली आपको सवेरे उठकर पढ़ाई करना होगा, तभी आप कुछ कर पाओगे जिंदगी में। अदरवाइज आप मेहनत तो करोगे लेकिन आउटपुट कभी भी आपको नहीं मिलेगा। तो इसी लाइन के साथ आज लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम कुछ सवालों के जवाब ढूंढने वाले हैं और इन्हीं सवालों से आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि आज हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे आपको पता होगा, बिजली लाइटनिंग स्ट्राइक क्यों होता है, तो इसका जवाब आपको आज इस लेक्चर में मिलने वाला है। उसके बाद रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है, करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ओहम्स लॉ क्या होता है, जूल्स लॉ क्या होता है, इन सभी सवालों के जवाब आज आपको इस लेक्चर में मिलने वाले हैं। पूरा लेक्चर देखिएगा बच्चों, पूरा का पूरा जो चैप्टर है 10th सीबीएसई इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 12, तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो सीबीएसई की बुक में आपको पता होगा चैप्टर नंबर 12 रहेगा इलेक्ट्रिसिटी, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आमतौर पर तो मैं 11th 12th के लेक्चर्स अपलोड करता हूं मेरे इस चैनल पर, लेकिन कुछ बच्चों ने इंसिस्ट किया था कि उन्हें ये टॉपिक पर्टिकुलरली बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट जा रहा है न्यूमेरिकल वाइज। तो आज के इस लेक्चर में हम थियोरेटिकल पार्ट भी पूरा देखेंगे एज वेल एज न्यूमेरिकल पार्ट भी, ईच एंड एवरी कंसेप्ट उसके ऊपर फोकस करने वाले हैं। तो बने रहेगा इस वीडियो में और अंत तक देखना मत भूलिएगा वीडियो को। अगर चैनल पर आप न्यू हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी न्यू वीडियोस में अपलोड करूंगा उसके साथ आप अपडेट रह पाओगे। तो इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक का नाम है हमारा। तो देखिएगा बच्चों, हमारे नेचर में एक ऐसा फिनोमिनॉन है जो हमें इंडिकेट करता है कि हमारे नेचर में भी इलेक्ट्रिसिटी है, और वो है लाइटनिंग स्ट्राइक, जैसे आपको सभी को पता है। और वो क्रिएट होता है ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन क्लाउड्स। क्लाउड्स के बीच में जो फ्रिक्शन होता है वही कॉज करता है लाइटनिंग स्ट्राइक को, और इसके बारे में हम जनरली अच्छे से डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। तो देखिएगा, टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें क्या क्या टेबल ऑफ कंटेंट है एक बार मैं लिखता हूं और एक एक टेबल ऑफ कंटेंट को हम अच्छे से डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला बिट रहेगा इस टॉपिक का फ्री इलेक्ट्रॉन। सेकंड बिट रहेगा इलेक्ट्रिक करंट। थर्ड बिट रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस। Then next bit is Ohm's law. After that, resistance and resistivity. इसके बाद नेक्स्ट रहेगा जूल्स लॉ, और इसी में हम डिस्कस करने वाले हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स एप्लीकेशन। और लास्ट में रहेगा इलेक्ट्रिक पावर। तो टॉपिक है ना बच्चों, बहुत इजी है। सिर्फ इसमें फॉर्मूले थोड़े ज्यादा है, इस वजह से बच्चे लिटिल बिट कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर अप्लाई करना है और कैसे करना है। तो बने रहेगा इस वीडियो में, पूरे फॉर्मूलेस के जो शॉर्ट ट्रिक्स है उनको याद रखने के, वो भी मैं आज आपको इस लेक्चर में देने वाला हूँ। तो सबसे पहला बिट है हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी आपको एनसीईआरटी की बुक में नहीं दिया है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बिट है। जैसे आपको पता होगा, सब्सटेंसेस को हम क्लासीफाई करते हैं 3 कैटेगरी में अकॉर्डिंग टू देयर कंडक्टिविटी: कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। तीनों भी सब्सटेंसेस को हम फ्री इलेक्ट्रॉन वाइज क्लासिफाई कर सकते हैं। मतलब किसी सब्सटेंस में अगर फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहे तो वो कंडक्टर होता है ही नहीं तो इंसुलेटर होता है, और मीडियम लेवल में अगर प्रेजेंट रहे तो फिर वो सेमीकंडक्टर होता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन होता क्या है वो पहले हमें देखना पड़ेगा, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके रिलेटेड जो भी कंसेप्ट रहेगा इस टॉपिक का। तो जैसे आपको पता होगा, कोई भी एक एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करते हैं तो एटम के सेंटर में न्यूक्लियस रहेगा और उसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं अलग अलग ऑर्बिट्स में। सपोज मैं अगर लिथियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन रहेगा 2,1, और पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली लास्ट ऑर्बिट में जो वैलेंस ऑर्बिट रहेगा उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो हर इलेक्ट्रॉन का है ना बच्चों एक एनर्जी का क्राइटेरिया होता है। पहले ऑर्बिट का एनर्जी लेवल थोड़ा कम होता है,
दूसरे ऑर्बिट का एनर्जी लेवल थोड़ा ज्यादा होता है। तो अगर हम एक्सटर्नली किसी रीजन के जरिए, किसी थिंग के जरिए अगर एनर्जी इंक्रीज करते हैं इस इनर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का, तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर ऑर्बिट में। ओके, व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन इन द लोअर मोस्ट ऑर्बिट इंक्रीजेस इट्स एनर्जी, एट द टाइम इट जंप टू द हायर ऑर्बिट्स। इसे ट्रांजिशन कहा जाता है। ये इसका ग्राउंड स्टेट है, और जब ये जंप करेगा दूसरे ऑर्बिट में तो इसे एक्साइटेड स्टेट कहा जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन को जब हम एनर्जी देते हैं तो ये बाहर के ऑर्बिट में जंप करता है। तो सोचो बच्चों, ये जो लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है ना, इसे मैं एनर्जी दी तो इसके बारे में क्या होगा? अगर मैं इसे एनर्जी एक्सटर्नली प्रोवाइड करता हूं तो ये कहा जाएगा, क्योंकि अभी तो ऑर्बिट बचा ही नहीं है। ओके, तो डेफिनेटली ये इलेक्ट्रॉन जो रहेगा ये एटम को छोड़कर ही बाहर निकल जाता है, और ऐसे इलेक्ट्रॉन को ही कहा जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, व्हेनेवर वैलेंस इलेक्ट्रॉन गेन्स द एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी, एट दैट टाइम इट लीव्स इट्स ओन एटम एंड एक्ट्स एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इसी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं किसी भी सब्सटेंस के अंदर, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बहुत 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 ज्यादा रहता है कंडक्टर के अंदर। इंसुलेटर के अंदर ना के बराबर होते हैं, या नहीं भी कहा तो भी चलेगा, और सेमीकंडक्टर में ये मीडियम लेवल में प्रेजेंट होते हैं। तो इसी वाइज हम फ्री इलेक्ट्रॉन के नंबर वाइज हम क्लासिफाई कर सकते हैं कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स को। ओके, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं, देखिए बच्चों, ये एटम से तो बाहर निकलते हैं लेकिन स्ट्रक्चर के अंदर ही रहते हैं। मतलब इसे समझने के लिए एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कोई बच्चा छोटा सा होता है ना घर, तो रूठ जाता है, वो बोलता है कि मैं घर छोड़कर अब बाहर जाने वाला हूँ। ओके, मतलब मैं घर में नहीं रहना है मुझे, तो बच्चा घर तो छोड़ देता है लेकिन गांव के अंदर ही रहता है। उसको पता होता है कि गांव के बाहर गए तो खाने के लिए भी कुछ भी नहीं मिलेगा। इस वजह से वो बच्चा घर तो छोड़ देता है लेकिन गांव के अंदर ही रहता है, किसी रिश्तेदार के पास चला जाता है थोड़ी देर के लिए, और जैसे ही वो गुस्सा ठंडा हो जाता है तो वापस अपने घर पर वापस आ जाता है। तो वैसे ही कुछ इस इलेक्ट्रॉन के बारे में होता है। जब तक इसके पास एनर्जी है तब तक ये इधर इधर घूम फिर कर आने वाला है, और जैसे इलेक्ट्रॉन एनर्जी खत्म होगा वापस अपने ऑर्बिट में आकर गोल गोल घूमना स्टार्ट कर देगा। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर होता है। जब इलेक्ट्रॉन एटम छोड़कर बाहर निकलता है ना, तो एट दैट टाइम ये स्ट्रक्चर के अंदर ऐसा जिगजैग पैथ फॉलो करता है, कहीं पर भी जाता है। इसी वजह से इसे फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इसका मोशन फ्री होता है, रैंडम होता है। ओके, तो फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में ज्यादा कुछ आपको आता नहीं है सिलेबस में, सिर्फ एक या दो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जो एमसीक्यू में आपको कभी पूछे जा सकते हैं। व्हेनेवर वैलेंस इलेक्ट्रॉन गेन्स द एडिशनल एनर्जी, इट बिकम्स फ्री एंड एक्ट्स एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन। द मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड द स्ट्रक्चर, इनसाइड द कंडक्टर इज रैंडम इन नेचर। तो रैंडम ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसा क्वेश्चन आता है, द मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर इज सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, लीनियर मोशन एंड रैंडम मोशन। तो इसका सही जवाब रहेगा रैंडम मोशन। ओके, तो आई होप आपको पहला बिट समझ में आ गया होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसके बारे में जो भी पीडीएफ रहेगा ना बच्चों, जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा इस टॉपिक का, जो लिखने का काम रहेगा, इसका मैंने एक पीडीएफ ही फॉर्म किया है और वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किया है, तो जाके जरूर देखिएगा वो, और पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा तो आपको लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। तो लेक्चर में जब मैं पढ़ा रहा हूं तो पूरा माइंड आपका कॉन्सेंट्रेट करो बोर्ड पर, ना कि लिखने पर। एक बार एक ही काम किया जा सकता है, दो काम करोगे आप तो एक भी अच्छे से आप नहीं कर पाओगे। इस वजह से लिखते वक्त लिखना ही आपको, देखते वक्त देखना ही है। तो इस वजह से लेक्चर पर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा और पूरा देखिएगा, तब जाकर आपको पूरा वो पीडीएफ का जो दिए गए नोट्स है वो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो पहला बिट हमारे यहाँ पर खत्म हो जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नाउ नेक्स्ट बिट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो जैसे मैंने अभी कहा था कि एक कंडक्टर के अंदर सपोज एक कॉपर का पीस अगर मैं लेता हूं तो इसके अंदर है ना बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फ्री है लेकिन है तो इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कैरीज विच टाइप ऑफ चार्ज? टेल मी स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन कैरीज निगेटिव चार्ज। तो कुछ भी क्यों ना हो, निगेटिव हो पॉजिटिव हो, लेकिन चार्ज तो है। इज इट ओके? तो फ्री इलेक्ट्रॉन कैरी करता है निगेटिव चार्ज को, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन जब मोशन में आ जाता है, मतलब ये फ्री इलेक्ट्रॉन जब मोशन में आने वाला है तो एट दैट टाइम इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होने वाला है। तो करंट का डिफिनेशन रहेगा द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट आई को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये फॉर्मूला रहेगा करंट का। क्यू मतलब चार्ज रहेगा और टी मतलब टाइम रहेगा। ओके, तो चार्ज सिर्फ करंट प्रोड्यूस नहीं करता है, चार्ज का फ्लो करंट प्रोड्यूस करता है।
करंट का वर्ड टू वर्ड मीनिंग अगर आप देखोगे ना बच्चों तो अलग है। आपका मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि करंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो ऐसा जरूरी नहीं है। करंट अलग अलग चीजों का हो सकता है, जैसे विंड करंट। विंड अगर एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होता है तो विंड करंट प्रोड्यूस होगा। वाटर अगर एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होता है तो वाटर करंट प्रोड्यूस होगा। लाइक दैट न्यूज भी अगर एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होती है तो उसे करंट न्यूज कहते हैं हम। तो करंट 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 ये वर्ड हम बहुत ज्यादा बार इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन हमारे गलत फहमी हो जाता है कि सिर्फ ये करंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड रहेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। करंट वाटर का भी हो सकता है, विंड का भी हो सकता है। ओके, तो यहां पर हम जो करंट देख रहे हैं वो इलेक्ट्रिक करंट है, जो किसके फ्लो की वजह से प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रॉन के। और इलेक्ट्रॉन कहां पर फ्लो होते हैं, कंडक्टर के अंदर। इज इट ओके? तो इसी वजह से करंट का डेफिनेशन मैंने कहा है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर इन अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये सिंपल फॉर्मूला रहेगा करंट का। और याद रखिएगा, इसमें I का सिंबल कैपिटल है, Q का सिंबल कैपिटल है, लेकिन T का सिंबल स्मॉल है। तो ऐसा क्यों, कभी सोचा ये? ओके, तो जो दे रहे बुक में वही आप कंसीडर कर रहे हो, लेकिन ऐसा क्वेश्चन गिरना चाहिए आपको। जितना क्यूरियोसिटी आपको प्रोड्यूस होगा उतने ही ज्यादा सवालों के जवाब आपको मिलेंगे और उतने कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। इज इट ओके? तो सोचने वाली बात है, देखो आप, I कैपिटल है, Q कैपिटल है, लेकिन T स्मॉल है। तो क्यों ऐसा? क्योंकि करंट और चार्ज ये दो साइंटिस्ट ने दिए हुए क्वांटिटीज है। करंट आपको पता है एम्पियर साइंटिस्ट ने दिया है, और चार्ज आपको पता है कूलम साइंटिस्ट ने दिया है। तो जो क्वांटिटी हमें साइंटिस्ट थ्रू मिलते हैं उन क्वांटिटीज के सिंबल को हम कैपिटल लेटर से इंडिकेट करते हैं। और टाइम, कभी सेकंड किसी साइंटिस्ट का नाम सुना है क्या? ऑब्वियसली नहीं। तो इसी वजह से जो क्वांटिटी किसी साइंटिस्ट थ्रू नहीं मिले उनके सिंबल को हम स्मॉल लेटर से इंडिकेट करते हैं। तो इसी वजह से I इज इक्वल टू क्यू बाई टी रहेगा। करंट को हम एम्पियर में मेजर करते हैं, चार्ज को हम कूलम्स में, और टाइम को हम सेकंड्स में मेजर करते हैं। तो I इज इक्वल टू 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। तो आपको सीबीएसई में 1 एम्पियर का भी डेफिनेशन पूछा जाता है। 1 एम्पियर इज द करंट जनरेटेड व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज फॉर 1 सेकेंड। अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड के लिए एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है तो वहां पर कितना करंट जनरेट होगा? 1 एम्पियर। इज इट ओके? तो ये 1 एम्पियर का डेफिनेशन। इसके बाद करंट के कुछ कन्वर्जन भी आपको आ सकते हैं। 1 मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर 10⁻⁻6 एम्पियर। तो ऐसे कुछ सिंबल आपको एमसीक्यूज में जरूर आ सकते हैं। इज इट ओके? तो ये सभी जो डेफिनेशन मैंने आपको कहे यहाँ पर, ये सब उस पीडीएफ में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं, सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करो लेक्चर पर। अभी इसके ऊपर हम करंट के ऊपर 1-2 न्यूमेरिकल्स है जो सीबीएसई की बुक में दिए हैं, तो वही हम डिस्कस करते हैं। जस्ट गिव मी द 1 मिनट। आई होप सभी को स्क्रीन अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो स्क्रीन पर देखो, पहला ही क्वेश्चन नजर आ रहा है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज? कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर 1 कूलम चार्ज प्रोड्यूस करते हैं? तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा इसका जवाब, जस्ट 1 मिनट। तो देखो अब चार्ज कितना प्रोड्यूस करना है हमें 1 कूलम का। तो यहाँ पर हमेशा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का एक फॉर्मूला याद रखना है आपको, Q इज इक्वल टू N टाइम्स E, वेयर Q इज कॉल्ड एज टोटल चार्ज। जो चार्ज हमें मेजर करना है वो Q रहेगा, N मतलब एनी इंटीजर रहेगा, और E मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जिसका वैल्यू आपको लर्न रखना है। तो देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E का वैल्यू रहेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये हमेशा फिक्स रहता है वैल्यू, जो आपको लर्न रखना है। इसके बाद देखिएगा, n मतलब इंटीजर है, हमेशा n इंटीजर वैल्यू ले सकता है, कभी भी डेसिमल वैल्यू नहीं लेगा। इज इट ओके? तो n मतलब इंटीजर है, तो जो चार्ज हमें मेजर करना है वो Q लेना, वो हमारा टोटल चार्ज रहेगा हमेशा। जैसे यहाँ पर 1 कूलम दिया है। और हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, तो कितने इलेक्ट्रॉन मतलब हमें क्या निकालना है, n का वैल्यू निकालना है। तो n इज इक्वल टू, ऑब्वियसली फॉर्मूला आएगा बच्चों Q बाय E। तो Q का वैल्यू रहेगा 1 कूलम, और E का वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये -19 ऊपर जाकर बच्चों
प्लस 19 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 1.6। तो अब इस 10⁻19 का मतलब क्या होता है कि 1 के ऊपर हमारे पास 19 जीरोज है, तो उसमें से एक जीरो हम अलग कर देते हैं, तो कितने जीरोज बचेंगे बच्चों? 18 डिवाइडेड बाय 1.6। तो अभी इसका रेशियो हमें निकालना है कैसे भी करके। पावर तो 10⁻18 रहेगा, तो n का वैल्यू आएगा, इसे हम ऊपर 10 से नीचे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100/16 इंटू 10⁻+18 ये रहेगा। और 16 को अगर हम डिवाइड करते हैं, मतलब 100 को डिवाइड करते हैं 16 से, तो 16 6 जा 96, 4 बचेगा 40, 16 2 जा 32, 8 बचेगा 80, तो 16 5 जा, तो फाइनल आंसर आएगा इसका 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इज इट ओके? तो ये रहेगा बच्चों हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू। मतलब इतने इलेक्ट्रॉन अगर इकट्ठा करते हैं हम, तो 1 कूलम चार्ज प्रोड्यूस होगा। ये क्वेश्चन है ना बच्चों, हमेशा सीबीएसई में पूछा जाता है। ओके, 3 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन बनता है करंट का। डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, स्टेट इट्स एसआई यूनिट एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो भले आपको समझ में आए ना आए, इसको अच्छे से लर्न करके रखना। ये वैल्यू लिखा तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा। इज इट ओके? एक्सप्लेन तो पूरा किया है मैंने, लेकिन ये वैल्यू याद रखना जरूरी है। तो ये पहला क्वेश्चन है हमारा इलेक्ट्रिक करंट का। दूसरे क्वेश्चन की ओर जाते हैं। A current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charge that flows through the circuit. तो इलेक्ट्रिक चार्ज कितना फ्लो होगा सर्किट के अंदर, वो हमें निकालना है। तो देखो यहाँ पर करंट का वैल्यू दिया है 0.5 एम्पियर, तो इसे सिंपल करने के लिए हम हाफ एम्पियर लिख सकते हैं, क्योंकि 0.5 मतलब ही क्या है बच्चों? हाफ। इज इट ओके? और टाइम कितना दिया है? 10 मिनट्स, तो 10 मिनट मतलब 600 सेकंड रहेगा। इज इट ओके? और फिर हमें चार्ज निकालना है, तो I इज इक्वल टू आपको पता होगा Q/D फॉर्मूला है, तो Q इज इक्वल टू क्या रहेगा? IT। तो इस वजह से I का वैल्यू रहेगा हाफ और T का वैल्यू है 600, तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा 300, और चार्ज होने के कारण उसका ऐसे यूनिट आएगा कूलम। इज इट ओके? तो ये रहेगा हमारा क्वेश्चन का आंसर। इज इट ओके? तो यहाँ पर करंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है वो सब खत्म हुए। इतने ही क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी की बुक में दिए, और भी क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, तो वो जरूर कीजिएगा। जो पीडीएफ है उसमें भी आपको कुछ क्वेश्चन नजर आएंगे, तो जरूर सॉल्व कीजिएगा उन्हें। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट बीट की ओर जाते हैं। नेक्स्ट बीट रहेगा हमारा आफ्टर इलेक्ट्रिक करंट पोटेंशियल डिफरेंस। देखो बच्चों, इसका डेफिनेशन है, बच्चे डायरेक्ट लर्न कर लेते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं होता है कि एग्जैक्टली पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट क्या है। तो पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ने से पहले एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तो उस सवाल का जवाब ही आपको कंसेप्ट क्लियर करवाएगा कि एग्जैक्टली पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। इस वजह से बहुत कॉन्सेंट्रेशन देकर देखिएगा इस क्वेश्चन के बारे में। जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि एक कंडक्टर अगर है, तो इसके अंदर लार्ज नंबर में कौन प्रेजेंट होते हैं बच्चों? फ्री इलेक्ट्रॉन। इज इट ओके? Inside the conductor, large number of free electrons are present. Okay, and these free electrons are moves in which type of motion? तो ऑब्वियसली इसका आंसर रहेगा रैंडम मोशन। इज इट ओके? तो ये इलेक्ट्रॉन एक टाइप के चार्ज पार्टिकल है, मतलब निगेटिव चार्ज है, लेकिन है तो चार्ज ही उनके ऊपर, और ये भी मोशन में है। तो चार्ज अगर मोशन में आ जाए तो क्या प्रोड्यूस करता है? बोलो बच्चों। ये इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो निगेटिव चार्ज कैरी कर रहे हैं, और जैसे मैंने आपको कहा था कि ये रैंडम मोशन में होते हैं, मतलब है तो मोशन में हो, तो चार्ज मोशन में है तो क्या प्रोड्यूस करता है? तो ऑब्वियसली इसका आंसर रहेगा इलेक्ट्रिक करंट। इज इट ओके? तो फिर इस वायर में क्या प्रोड्यूस होना चाहिए? इलेक्ट्रिक करंट। हाँ या ना? एक आंसर पर स्टेबल रहिएगा, एक तो हाँ या फिर ना, बीच में नहीं रहना। इज इट ओके? तो ऑब्वियसली कुछ बच्चों ने हाँ कहा होगा, कुछ बच्चों ने ना कहा होगा, तो इसका सही जवाब है कि इसके अंदर करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन मोशन में तो है, लेकिन किस टाइप के मोशन में है? रैंडम। इसी वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर जा रहे हैं तो उनको अपोज करने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन नीचे भी जा रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन अगर राइट में जा रहे हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन उसी जगह समय लेफ्ट में जा रहे हैं। तो ऊपर के इलेक्ट्रॉन का करंट नीचे के इलेक्ट्रॉन का करंट कैंसिल कर देगा, और राइट के लेफ्ट का। इस वजह से रिजल्टेंट करंट इस वायर में कितना हो जाएगा? 0। तो फिर करंट प्रोड्यूस ही नहीं होगा वायर में। तो करंट प्रोड्यूस करने के लिए करना क्या पड़ता है? बताओ बच्चों जल्दी से, क्या करना पड़ेगा हमें अगर करंट प्रोड्यूस करना है तो? टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऑब्वियसली इसका आंसर है कि इसके अक्रॉस हमें बैटरी या फिर एक सेल अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है,
तो जैसे ही मैं सेल या फिर बैटरी अप्लाई करता हूं, बैटरी और सेल में कुछ भी फर्क नहीं है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड एज बैटरी। दो चार सेल इकट्ठा लगा दो तो वो बैटरी बन जाता है। तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना कि सेल अलग है बैटरी अलग है, तो ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। इज इट ओके? तो एक बैटरी लगा देते हैं हम, बैटरी को एक प्लस चार्ज रहेगा और एक माइनस चार्ज रहेगा। इज इट ओके? बैटरी को एक प्लस चार्ज रहेगा, एक माइनस चार्ज रहेगा, मतलब टर्मिनल रहेगा। तो ये प्लस है तो ये प्लस है, ये माइनस है तो ये माइनस है। तो अब इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज कैरी करते हैं बताओ बच्चों जल्दी से। विच टाइप ऑफ चार्ज कैरीज बाय इलेक्ट्रॉन? तो ऑब्वियसली निगेटिव। तो ये निगेटिव चार्ज का टेंडेंसी किस टर्मिनल की ओर जाने का रहेगा? पॉजिटिव। इज इट ओके? तो ये सब निगेटिव चार्ज किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव की तरफ। और फिर बैटरी के अंदर आएगा, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होगा, फिर से निगेटिव टर्मिनल से निकलकर फिर से वायर के अंदर जाएंगे। 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन आ भी रहे हैं। इसी वजह से वायर के अंदर का इलेक्ट्रॉन का नंबर कभी भी चेंज नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं कि वायर कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन को फ्लो करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा और बाद में खत्म हो जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता है। आपने कभी सुना है ऐसा कि हमारे घर के अंदर के वायर का इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म हो गया तो हमने वायर बदल दिए? तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। वायर कितना भी पुराना क्यों ना हो, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू सेम रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं आउटपुट में उतने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर एंटर भी करते हैं। तो कंटिन्यूअस पाथ यहाँ पर जनरेट होता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो का, और इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट। कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिक करंट। तो हमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करना है वायर के अंदर, तो क्या देना पड़ता है? बैटरी। तो बैटरी के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है? एक टाइप का फोर्स प्रोड्यूस होता है जिसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है। और ये फोर्स क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा इस बैटरी का उतना ही खींचने वाला फोर्स भी ज्यादा रहेगा। इज इट ओके? तो यहां पर फिर पोटेंशियल का कंसेप्ट प्रोड्यूस हो जाता है। प्लस चार्ज मतलब हायर पोटेंशियल होता है और निगेटिव चार्ज मतलब लोअर पोटेंशियल। और इलेक्ट्रॉन का टेंडेंसी लोअर टू हायर पोटेंशियल जाने का होता है, लेकिन करंट हमेशा याद रखना पॉजिटिव टू निगेटिव जाता है, मतलब ये हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, कन्वेंशनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज अपोजिट टू दैट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अगर इधर से इधर जा रहा है तो कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट इधर से इधर रहेगा। इज इट ओके? तो बस इतना ये कंसेप्ट है पोटेंशियल का। तो पोटेंशियल डिफरेंस का एग्जैक्ट डेफिनेशन देखते हैं हम। पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड। मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, बैटरी देने से एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो हमेशा कोई भी चीज तभी मूव होता है जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होता है। और किसी चीज पर अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है और उसका अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वहां पर क्या प्रोड्यूस होगा? वर्क। इज इट ओके? तो यहाँ पर हम बैटरी अप्लाई करके कुछ ना कुछ वर्क यहाँ पर जनरेट कर रहे हैं। इज इट ओके? और यही वर्क मतलब पोटेंशियल डिफरेंस रहता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिनोट वी से करते हैं और मेजर भी वोल्ट, मतलब वी ही सिंबल है उसका। तो पोटेंशियल डिफरेंस V इज नथिंग बट W बाय Q रहेगा। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। इज इट ओके? तो ये रहेगा 1 वोल्ट का डेफिनेशन। तो वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम रहेगा। इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड एज 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। तो ऐसा 1 वोल्ट का डेफिनेशन भी आपको आएगा, याद रखना। और सिंबॉलिकली से हम लिख सकते हैं 1 V इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। तो अगर आपको कंफ्यूजन होता है ना बच्चों कि कौन से क्वांटिटी का सिंबल क्या है, उसका यूनिट क्या है, उनके मतलब उनके इंडिकेशन क्या है, तो इसमें अगर कंफ्यूज हो रहे हो आप तो एक चार्ट बना लीजिएगा, बेटर वे। एक साइड में क्वांटिटी का नाम रहेगा, दूसरे साइड में उसका सिंबल, और तीसरे कॉलम में आपको उसका यूनिट का एक चार्ट बनाना है। तो ऐसा जरूर कीजिएगा, आपका आंसर कभी भी गलत करोगे तो भी गलत नहीं होगा। इज इट ओके? ठीक है, ऐसे बातें करते रहता हूं मैं, ज्यादा मन पर मत लो। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला रहेगा। और इसके बाद आप देखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट पर डिपेंडेंट हमारा एक नेक्स्ट लॉ है जिसका नाम है ओहम्स लॉ, जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। देखने से पहले इसके ऊपर भी एक दो न्यूमेरिकल्स हैं जो हम स्क्रीन पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आई होप सभी को स्क्रीन दिखाई दे रहा है। देखिएगा क्वेश्चन दिया है बच्चों यहाँ पर, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 12 वोल्ट्स और चार्ज दिया है 2 कूलम।
तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पर वर्क डन निकालना है, W इज इक्वल टू वॉट। तो जैसे आपको पता होगा अभी फॉर्मूला हमने देखा था, V इज इक्वल टू W बाय Q। तो W इज इक्वल टू आ जाएगा VQ। इसी वजह से V का वैल्यू 12 है और Q का वैल्यू 2 है। तो 12 टू जा आंसर आएगा 24 और यूनिट क्या आएगा वर्क होने के कारण, जूल। इज इट ओके? तो ये रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट दिया है अब, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। तो कितना एनर्जी, एनर्जी मतलब ही वर्क डन होता है। तो इनडायरेक्ट पूछते हैं ऐसा सीबीएसई वाले, वो डायरेक्ट नहीं खाते हैं, इनडायरेक्टली आपको खाने के लिए कहते हैं। तो हाउ मच एनर्जी, तो एनर्जी मतलब भी वर्क डन होता है, तो इस वजह से यहां पर भी आपको वर्क डन ही निकालना है। और W इज इक्वल टू क्या रहेगा, ऊपर ही फॉर्मूला लिखा है VQ। ईच कूलम का मतलब है 1 कूलम। तो यहाँ पर चार्ज का वैल्यू 1 कूलम लेना है, पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। तो यहाँ पर वोल्टेज 6 वोल्ट दिया है, तो 6 इंटू 1 आंसर आएगा 6 जूल। इज इट ओके? तो ये रहेगा क्वेश्चन का आंसर। इज इट ओके? तो पोटेंशियल डिफरेंस के इतने ही क्वेश्चन है, इसके आगे आई होप ओम्स लॉ के क्वेश्चन है जो हम ओम्स लॉ पढ़ने के बाद लेते हैं। नाउ सियर, एक सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है इस टॉपिक का, जिसके ऊपर आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिखेगा मतलब दिखेगा, और उसका नाम है ओम्स लॉ। तो पूरे कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा ओम्स लॉ के। ठीक है, तो मैं यहाँ का पोर्शन रफ कर देता हूं आगे का। तो साइंटिस्ट ओम्स ने बताया हुआ ये लॉ है, और क्या कहता है ये लॉ देखिएगा। जैसे ये लॉ समझना है तो हमें एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, और वो एक्सपेरिमेंट है, दो बीकर्स हैं। एक बीकर थोड़ा हायर वैल्यू पर है, हायर हाइट पर है, और दूसरा बीकर थोड़ा लोअर हाइट पर है। और एक पाइप के जरिए हम हायर लेवल का जो वाटर है वो लोअर लेवल के बीकर में एक पाइप के जरिए कनेक्ट करने वाले। तो ऑब्वियसली आपको पता होगा ये बीकर हायर हाइट पर है तो इसका पोटेंशियल ज्यादा है, ये बीकर लोअर हाइट पर है तो इसका पोटेंशियल कम है। इस वजह से पाइप में ऊपर से पानी नीचे जाने वाला है। इज इट ओके? कभी नीचे से ऊपर जाएगा क्या? जाएगा, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन वो यहाँ पर हम मोटर या फिर कोई और चीज नहीं लगा रहे, जस्ट एक ग्रेविटी का कंसेप्ट है यहाँ पर, जस्ट एक पाइप सिंपल कनेक्ट किया है। इज इट ओके? तो इस वजह से वाटर हमेशा ऊपर से नीचे जाएगा। तो ये ना एग्जांपल हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ बहुत क्लोजली इंटरेक्ट करता है। और कैसे करेगा देखिएगा, ये हायर हाइट का बीकर मतलब प्लस रहेगा, और लोअर हाइट का बीकर मतलब माइनस रहेगा। और करंट हमेशा आपको पता होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है। तो ये करंट का फ्लो, यहाँ पर जो वाटर का करंट है वो हमारे इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो जितना ज्यादा, मतलब देखो आप इन बीकर में वाटर क्यों फ्लो हो रहा है, ड्यू टू द हाइट डिफरेंस। तो जितना हाइट का डिफरेंस आप बढ़ाओगे दोनों बीकर का, इसको और ऊपर लेके जाओगे और इसको और नीचे लेके जाओगे, तो वाटर का करंट क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। इज इट ओके? वाटर का करंट डेफिनेटली इंक्रीज होने वाला है, मतलब जितना आप हाइट का डिफरेंस बढ़ाओगे उतना वाटर का करंट इंक्रीज होने वाला है, और जितना हाइट का डिफरेंस आप कम कम करते चले जाओगे उतना ही इलेक्ट्रिक करंट कम कम होने वाला है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो हाइट का डिफरेंस है वही हमारे एग्जाम्पल में इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक वाटर का करंट है वो हमारे एग्जाम्पल में इलेक्ट्रिक करंट रहेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से इंडिकेट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहेगा, I। जितना आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक सर्क्यूट में उतना ही करंट बढ़ने वाला है, और जितना कम करोगे उतना ही करंट कम होने वाला है। दैट्स मीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। और ये प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर निकाल देना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, एक कांस्टेंट से, और उस कांस्टेंट को हम किससे इंडिकेट करेंगे बच्चों, R से। और R इज इक्वल टू क्या आएगा, V बाय I। तो ये रहेगा हमारा ओहम्स लॉ। इज इट ओके? R इज नथिंग बट, रेजिस्टेंस इज नथिंग बट V बाय I रहेगा, और रेजिस्टेंस का ऐसे यूनिट क्या है, ओहम। तो ठीक है, यहां पर लिखता हूं मैं, तो 1 ओहम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर आएगा। 1 ओहम इज नथिंग बट 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर आएगा। तो ये रहेगा ऐसा यूनिट ओहम का जो ऑक्टोपस जैसा है। ओके, ये ऐसा सिंबल है ओहम का, ऑक्टोपस जैसा, तो इसे ओहम कहना है। ये एक ग्रीक लेटर है जो आपको यूज करना है ओहम का रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट देने के लिए। इज इट ओके? तो 1 ओहम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। तो 1 ओहम का भी डिफिनेशन आपको पूछा जाता है। 1 ओहम इज द रेजिस्टेंस जनरेटेड व्हेन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस applied across the wire and 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। इज इट ओके? तो देखिएगा,
ये 1 ओम का डिफिनेशन है। अभी मैं ओम्स लॉ का स्टेटमेंट आपको बता रहा हूं, अच्छे से याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ मेटालिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशंस ऑफ द कंडक्टर सच एज लेंथ, एरिया, मटेरियल एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये 4 कंडीशन है LAMT जो कांस्टेंट रहने चाहिए, तभी ओम्स लॉ ओबे हो सकता है। मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I कब तक रहेगा, जब तक ये 4 कंडीशन कांस्टेंट है, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, देन एंड देन ओनली वी कैन से पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। इज इट ओके? तो इन्हीं कंडीशन में ओम्स लॉ वैलिड होता है, अच्छे से याद रखिएगा। और बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है ओम्स लॉ में जो फॉर्मूला है R इज इक्वल टू V बाय I, V इज इक्वल टू IR या फिर I इज इक्वल टू V बाय R, तो लिटिल बिट कंफ्यूज हो जाता है कि फॉर्मूला है क्या। तो इसे समझने के लिए हमेशा एक ट्रायंगल याद रखना है। जिंदगी में कभी भी आप भूलने की कोशिश करोगे इस ओम लॉ को, तभी भी नहीं भूलेगा। इज इट ओके? अगर ये ट्रायंगल आपके सामने आएगा तो ऐसे एक ट्रायंगल फॉर्म करना है, ऊपर V लिखना है, नीचे I लिखना है और यहाँ पर R लिखना है। जिसका भी फॉर्मूला चाहिए उसके ऊपर आपको हाथ रखना है। जैसे यहाँ पर आप हाथ रखोगे तो क्या आएगा, V इज इक्वल टू IR। देखो अच्छे से देखो, V के ऊपर हाथ रखा तो V का फॉर्मूला मिल गया, I के ऊपर हाथ रखो तो I का फॉर्मूला मिल जाएगा। क्या दिखाई दे रहा है, I इज इक्वल टू V बाय R एंड लास्ट R के ऊपर हाथ रखोगे आप तो क्या मिलेगा, V बाय I। इज इट ओके? तो यही ओम्स लॉ याद रखने का एक ट्रिक रहेगा जो आपको अच्छे से याद रखना है। सभी फॉर्मूले को आप ऐसा कर सकते हो। ओके, कुछ बच्चों को ऐसा पसंद आता है, वरना फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है। ओके, लेकिन कुछ बच्चों को अलग चाहिए होता है। रेगुलर अगर दिया तो वो बोलते हैं कि समझ में नहीं आ रहा है, फॉर्मूला याद नहीं रह जाता है। ओके, तो ऐसे रीजन बताते हैं, तो उनके लिए ये खेलने की चीज है, तो खेलते रहिएगा इसके साथ। ओके, तो रफ कर देता हूं मैं अब इसे। तो यही हमारा ओम्स लॉ है जिसमें हमें एक क्वांटिटी मिला है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस मतलब होता क्या है वो समझ लो। बात में आप मतलब डेफिनेशन तो आपने बहुत अच्छे से लर्न किया होगा। रेजिस्टेंस इज नथिंग बट अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। लेकिन ये अपोजिशन कौन प्रोड्यूस करता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। अच्छे से देखिएगा, डेफिनेशन तो कहीं से भी मिल जाएंगे बच्चों आपको। कोई भी वीडियो देखो आप, कोई भी बुक फॉलो करो तो आपको डेफिनेशन रट्टा मारने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन कंसेप्ट क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जितना ऑब्जर्व किया है बच्चों मेरे करियर में, जो 10th स्टैंडर्ड पास होकर बच्चे 11th में आते हैं ना, तो उनमें से 80 to 90% बच्चों को रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में फर्क ही पता नहीं होता है। आप भी अपने आपसे सवाल कीजिएगा कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में फर्क क्या है। इसका जवाब थोड़ी देर में आपको मिलने वाला है। इज इट ओके? तो रेजिस्टेंस क्या होता है, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। अब करंट को अपोज करने का साहस कौन कर सकता है, तो वही हमें देखना है यहाँ पर। ओके, करंट मतलब होता क्या है, किसका फ्लो होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स का। इज इट ओके? तो ये कंडक्टर का डायग्राम है, ठीक है। इसमें ये जो डॉट नजर आ रही है फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और कंडक्टर के एटम भी रहने वाले जो मैं सर्कल से इंडिकेट कर रहा हूं। ये बड़े बड़े जो सर्कल आपको नजर आ रहे हैं ये है कंडक्टर के एटम्स, और जो डॉट नजर आ रहे हैं छोटे छोटे ये है फ्री इलेक्ट्रॉन। जैसे हम बैटरी अप्लाई करते हैं, एक तरफ प्लस हो जाता है एक तरफ माइनस हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन में भगदड़ मच जाती है, कौन पहले जाएगा पॉजिटिव की ओर, कौन पहले जाएगा। इस वजह से वो जो रास्ता मिले जहां से उनको पॉजिटिव दिखाई देगा उस जगह से वो जाने की कोशिश करेंगे, और स्ट्रेट पाथ फॉलो करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको जल्दी जाना होता है कहां पर, पॉजिटिव की ओर। तो इमेजिन करो कि यहाँ पर प्लस है, ये एक एटम है कंडक्टर का बड़ा सा, ओके, और इसके सामने ये इलेक्ट्रॉन है, इसको कहां पर जाना है, पॉजिटिव की ओर। तो डेफिनेटली ये सीधा पाथ फॉलो करेगा। लेकिन एटम तो बहुत बड़ा है, उसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन बहुत 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 छोटा है। इस वजह से ये चींटी ट्रक के साथ टकराने जैसा है। इज इट ओके? तो इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन आता है, खुद ही टकराता है और खुद ही वापस चला जाता है। इज इट ओके? कोलिजन की वजह से, क्योंकि वो बहुत हल्का है, बहुत ही माइन्यूट है, इस वजह से वो पीछे चला जाता है। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन के फ्लो को इस एटम ने क्या कर दिया, रुकावट खड़ी कर दी। इज इट ओके? मतलब ये एटॉमिक स्ट्रक्चर जो होता है ना, यही रोक के रखता है इलेक्ट्रॉन को, इतने अच्छे से ये मूव होने नहीं देता है, फ्री टू मूव नहीं होते इलेक्ट्रॉन, इनको कुछ ना कुछ अपोजिशन होता है, और इसी अपोजिशन को कहा जाता है रेजिस्टेंस। इज इट ओके? तो रेजिस्टेंस कैसे प्रोड्यूस होता है बच्चों, समझ में आ गया आपको? ओके, जो कंडक्टर के एटम्स होते हैं ना, यही इलेक्ट्रॉन के मोशन में रुकावट खड़ी करते हैं, इस वजह से रेजिस्टेंस जनरेट होता है। तो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए एक सिंप्लिसिटी होता है। जैसे बड़े बड़े सिटीज में है ना, ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए बहुत प्रॉपर प्लान होता है, लेकिन जो
रूरल रीजन होता है या फिर जो स्मॉल सिटीज होते हैं, तो वहां पर है ट्रैफिक को मैनेज करने का कुछ भी प्लान नहीं होता है। इस वजह से जहां पर ट्रैफिक मैनेजमेंट का प्लान नहीं है वो इंसुलेटर है, और जहां पर ट्रैफिक मैनेजमेंट करने का प्लान है अच्छे से वो कंडक्टर है। इज इट ओके? तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस बहुत 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 कम होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को अच्छे से फ्लो होने देते हैं, और इंसुलेटर का रेजिस्टेंस बहुत 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 ज्यादा होता है। इस वजह से उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं सकता है। इस वजह से कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करते हैं, और इंसुलेटर कभी भी इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस पूरा खत्म हुआ है, और इसी रेजिस्टेंस पर डिपेंडेंट ओम्स लॉ पर डिपेंडेंट एक दो न्यूमेरिकल्स है, तो उसे भी ले लेते हैं हम। तो आई होप सभी को स्क्रीन नजर आ रहा है। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब ऑफ द फिलामेंट इज 1200 ओम। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन है, पहले मैं एक क्वेश्चन को ही सॉल्व करता हूं। तो एक क्वेश्चन में क्या दिया है, हाउ मच इलेक्ट्रिक करंट, मतलब करंट को निकालना है इलेक्ट्रिक बल्ब, तो पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 220 वोल्ट का। ओके, इफ रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब इज फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज 1200 ओहम, तो ये रेजिस्टेंस रहेगा। तो आपको पता होगा I इज इक्वल टू, ट्रायंगल याद करो बच्चों हमारा, तो ऊपर V है, यहाँ पर I है, और यहाँ पर R है। ओके, तो I इज इक्वल टू ऑब्वियसली V बाय R आएगा। तो V का वैल्यू है 220 और R का वैल्यू है 1200। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे हम, तो ये आएगा 11/6। इज इट ओके? तो ऑब्वियसली इसका आंसर आएगा 11/6, मतलब 6 1 जा 6, 50 बचेगा, तो 6 8 जा 48, और 20 बचेगा तो 6 3 जा, तो 1.83 ओहम ये रहेगा इस क्वेश्चन का, 1.83 एम्पियर, क्योंकि करंट निकालना है। तो ये रहेगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। ओके, नाउ सी हियर, बी पार्ट को हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो बी पार्ट में देखो बच्चों वैसा ही दिया है ओम्स लॉ पर, सिर्फ वैल्यू चेंज है। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स, तो यहां पर भी करंट ही निकालना है। और रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज 100 ओहम, तो रेजिस्टेंस कितना दिया है हीटर कॉइल का, 100 ओहम। तो यहाँ पर V I इज इक्वल टू, फिर से वही फॉर्मूला V बाय R, तो V का वैल्यू रहेगा 220, I का वैल्यू रहेगा 100, तो ऑब्वियसली इसका आंसर आएगा 2.2 एम्पियर। तो ये क्वेश्चन है ना बच्चों, एक चीज हमें सिखा रहा है। पहले क्वेश्चन में देखो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इस वजह से करंट बहुत कम है, और दूसरे केस में रेजिस्टेंस बहुत कम है उसके कंपैरिजन में, पहले क्वेश्चन के कंपैरिजन में, इस वजह से करंट थोड़ा ज्यादा है। इज इट ओके? तो इससे क्या समझ में आता है कि करंट एंड रेजिस्टेंस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा वहां पर करंट कम रहेगा, और जहां पर रेजिस्टेंस कम है वहां पर करंट ज्यादा रहेगा। इज इट ओके? तो बस इतना ही एक क्वेश्चन है। आई होप ओम्स लॉ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब ये रेजिस्टिविटी का क्वेश्चन है, तो पहले हम रेजिस्टिविटी पढ़ते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। तो देखिए बच्चों, अब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रेजिस्टिविटी। जितना मैंने पहले आपको कैलकुलेशन बताया था, 80 to 90% बच्चे ऐसे होते हैं 10th स्टैंडर्ड के, जिनको रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में फर्क ही पता नहीं होता है। जैसे आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इज इट ओके? इलेक्ट्रॉन को फ्लो को अपोज करने वाला जो फैक्टर रहेगा वही हमारा रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टिविटी आपको पता होगा ओम्स लॉ सिर्फ 4 कंडीशन में वैलिड था, और वो कौन से थे, LA M T। तो हमारा रेजिस्टेंस भी इन चारों चीजों पर डिपेंडेंट होता है। लेंथ चेंज किया कंडक्टर का तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, एरिया चेंज किया तो भी रेजिस्टेंस चेंज होगा, मटेरियल चेंज किया तो भी रेजिस्टेंस चेंज होगा, और टेम्परेचर के साथ भी चेंज होता है। तो प्रोपोर्शनलिटी देखते हैं हम। अगर दो वायर्स है आपके पास, ये पहला वायर है जिसका लेंथ L है, और ये दूसरा वायर है जिसका लेंथ 2L है, तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा? यहाँ पर है ना थोड़ी जगह कम है एक एंड से दूसरे एंड जाने के लिए, तो इसका रेजिस्टेंस कम है। यहाँ पर जगह ज्यादा है, मतलब कोलिजन ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा बार एटम के साथ टकराएगा, इस वजह से यहाँ पर रुकावट थोड़ी ज्यादा है। लेंथ ज्यादा होने से रुकावट बढ़ जाती है, इस वजह से रेजिस्टेंस एंड लेंथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। लेंथ जितना बढ़ाओगे उतना रेजिस्टेंस भी बढ़ने वाला है। लेकिन अब अपोजिट इसका, ये दो वायर्स हैं, ये पहला वायर है जिसका लेंथ और इसका लेंथ सेम है, लेकिन फर्क क्या है, इसका एरिया A है तो इसका एरिया 2A है,
तो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ से यहाँ जाने के लिए ऑप्शंस बहुत कम है, जगह बहुत कम है। ओके, एरिया बहुत कम था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन बहुत ज्यादा है। अगर एक जगह पर एटम खड़ा है ना, तो ये बाईपास करके दूसरी जगह से जा सकता है। मतलब ट्रैफिक का आप एग्जांपल लो, अगर सिंगल लाइन रोड है तो उसमें ट्रैफिक को मूव करने के लिए जगह बहुत कम मिलती है और कोलिजन ज्यादा होते हैं। यहाँ पर ट्रैफिक को अच्छे से मैनेज करने के लिए ये कंडक्टर है, इसका एरिया ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जा सकते हैं, इधर से उधर से। तो यहाँ पर ऑप्शन बहुत ज्यादा है, इस वजह से यहाँ पर रुकावट बहुत कम है। ओके, दो गाड़ियां टकराने का चांस यहाँ पर कम है, यहाँ पर थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि जगह यहाँ पर कम है। इस वजह से एरिया के साथ रेजिस्टेंस कैसा प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली। और इन दोनों के प्रोपोर्शनलिटी को कंबाइनली अगर लिखना है तो फिर हम एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, और इसी कांस्टेंट को, मतलब इस सिंबल का नाम है ना रो है, इसका प्रोनाउंसिएशन RHO है, ये सिंबल का नाम है। और ये कौन सी क्वांटिटी इंडिकेट करता है, ये सिंबल रेजिस्टिविटी। सो हियर रो इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी रो का फॉर्मूला रहेगा RA/L। R रेजिस्टेंस है जिसका ऐसा यूनिट ओहम है, एरिया मीटर स्क्वायर और लेंथ मीटर, तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा और इसका ऐसा यूनिट आएगा रेजिस्टिविटी का ओहम मीटर, इज ओके। और सीजीएस यूनिट भी है इसका ओहम सेंटीमीटर। तो ऐसा ये रेजिस्टिविटी का कंसेप्ट है। अभी तक कंसेप्ट पूरा नहीं बताया मैंने, अच्छे से समझ लो। तो रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना है ना, तो हमें एक एग्जांपल लेना पड़ता है, और वो एग्जांपल है, एक वायर लेना है हमें जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर रहेगा और जिसका लेंथ 1 मीटर रहेगा। इज इट ओके? एक वायर लेना है जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है और लेंथ 1 मीटर है। तो ये डेटा आपको यहाँ पर इस फॉर्मूले में पुट करना है। तो क्या आएगा फिर, रो इज इक्वल टू आर, एरिया 1 है और लेंथ भी 1 है, तो क्या मिल रहा है, रो इज इक्वल टू आर। रो मीन्स रेजिस्टिविटी एंड आर मीन्स रेजिस्टेंस। तो इससे हमें यह समझ में आता है कि रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के साथ इक्वल है, लेकिन कब, जब वायर का एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो और वायर का लेंथ 1 मीटर हो। इज इट ओके? जब वायर का लेंथ 1 मीटर होता है और एरिया 1 मीटर स्क्वायर होता है, तो एट दैट टाइम अगर आप रेजिस्टेंस मेजर करोगे इस स्पेशल केस में, तो वो रेजिस्टेंस नहीं कहलाएगा, वो रेजिस्टिविटी कहलाएगा। क्योंकि रेजिस्टिविटी सिर्फ एक ही कंडीशन में मेजर किया जाता है, जब वायर का एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो और लेंथ 1 मीटर हो। भले वायर का लेंथ अलग हो, एरिया अलग हो, लेकिन उसका रेजिस्टिविटी सेम रहेगा। इज इट ओके? रेजिस्टिविटी इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया एंड लेंथ, इट डिपेंड्स ओनली ऑन मटेरियल एंड टेम्परेचर। तो यही एक बड़ा फर्क है। अगर कोई आपको पूछेगा कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या फर्क है, तो मेरा लेक्चर होने के बाद तो भी आपको अच्छे से बताते आएगा। और उनको यही बताना है आपको कि रेजिस्टेंस एक ऐसा फैक्टर है जो 4 क्वांटिटी पर डिपेंडेंट है। कौन से? LAMT, लेंथ, एरिया, मटेरियल एंड टेम्परेचर। बट रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ओनली ऑन 2 पैरामीटर्स, एंड विच ऑफ दिस? मटेरियल एंड टेम्परेचर। तो यहीं पर आपको इस टॉपिक में ट्रैप करने की कोशिश सीबीएसई वाले करने वाले। आ गया समझ में? ये कंसेप्ट बहुत कम बच्चों का क्लियर होता है और इसी कंसेप्ट पर आपको क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, एक बोलते हैं कि एक रेगुलर वायर है जिसका लेंथ L है और उसका एरिया कुछ है और उसका रेजिस्टिविटी सपोज रो है। तो अभी उसके वो बोलते हैं कि लेंथ को दुगना किया और एरिया को हाफ किया, तो फिर रेजिस्टिविटी बताओ कितना है। तो उसका रेजिस्टिविटी रो ही रहेगा, वो कम या ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी एरिया और लेंथ चेंज करने से चेंज ही नहीं होता है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया एंड लेंथ। इज इट ओके? तो आई होप पूरा ही आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस का। नहीं समझ में आ गया तो वीडियो को रिवाइंड कीजिएगा और जरूर अच्छे से क्लियर कीजिएगा। इज इट ओके? जो जो चीज मैंने कहे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल दिया आपको सीबीएसई का, जो सबसे कैलकुलेशन वाइज हार्ड है। पूरे बुक में एक ही न्यूमेरिकल है इस रेजिस्टिविटी का, जो थोड़ा हायर कंसेप्ट का है, थोड़ा हायर कैलकुलेशन का है। तो वही देखते हैं हम स्क्रीन पर। तो यहां पर क्वेश्चन नजर आ रहा है बच्चों आपको? रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज। तो रेजिस्टेंस दिया है, लेंथ दिया है उसका 1 मीटर, रेजिस्टेंस दिया है 26 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज। तो डायमीटर नहीं, वायर का हमें रेडियस लगने वाला है, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं।
तो 0.3 डिवाइडेड बाई 2 मिलीमीटर रहेगा। और इसको और एक बार कन्वर्ट कर देते हैं, मिलीमीटर को अगर मीटर करना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर 0.3 होने के कारण 0.3 को भी 3 करने में और एक -1 आएगा, तो फाइनल आएगा इसका 3 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 2, तो ये मीटर। तो ये रहेगा हमारा रेडियस प्रॉपर फॉर्म में। इज इट ओके? ये डायमीटर था और ये रेडियस है, तो रेडियस भी मिल गया हमें वायर का। अभी हमें रेजिस्टिविटी निकालना है वायर का, तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है ρ = RA/L। अब ये स्ट्रक्चर वायर होने के कारण वायर का एरिया सर्कुलर होता है और सर्कल का एरिया πr² होता है। इसी वजह से कैपिटल R × π × r² डिवाइडेड बाय L रहेगा। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, R का 26, पाई का 22/7 पुट करता हूं ताकि थोड़ा सिंपल जाए, और r² ये पूरे वैल्यू का स्क्वायर करना है। और डिवाइडेड बाय 1 है लेंथ, तो लिया क्या नहीं लिया क्या कुछ फर्क नहीं गिरेगा। तो 26 × 22/7 इंटू 3/2 का स्क्वायर 9/4 आएगा इंटू 10⁻⁻8। इज इट ओके? तो इन सभी चीजों का अगर हम सॉल्व करेंगे, देखो जितना हो सके उतना रिड्यूस करो, ये 13 आ जाएगा और ये 11 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, जो बचा है वो 11 9 99 और इंटू 13 रहेगा डिवाइडेड बाय 7। तो पहले मल्टीप्लाई करो बाद में डिवाइड करो, आपके ऊपर है, और 10⁻⁻8। तो फाइनली देखो अब 13 × 99, इसको थोड़ा ट्रिक वाइज सॉल्व करते हैं। 1300 में से 13 माइनस कर देते हैं, तो एक ही आएगा आंसर, 1827, ओ सॉरी 1287 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 10⁻⁻8। तो इसको आप सॉल्व करते हैं, 7 से डिवाइड करो, 7 1 7, 5 रिमेनिंग 58, 7 8 56, 2 रिमेनिंग 27, तो अप्रोक्सीमेटली 4 आएगा। ओके, तो 184 इंटू 10⁻⁻8 यहाँ पर आ रहा है। तो इसको अगर हम दो पावर को कम करेंगे तो -8 का -6 होगा, और फाइनल आंसर आएगा ρ = 1.84 इंटू 10⁻⁻6 ओहम मीटर। तो ये रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। इज इट ओके? और आपको कंपेयर भी करके बताना है, इस क्वेश्चन में कंपेयर करके बताया कि ये है क्या, ये मेटालॉइड है, इंसुलेटर है या कंडक्टर है। तो मेटालॉइड नहीं है, अलॉयज है, अलॉय, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ऐसा एक चार्ट दिया आपको आपके एनसीईआरटी की बुक में, सामने ओपन कीजिएगा बच्चों, आपको जरूर नजर आएगा एनसीईआरटी का बुक में टेबल नंबर 12.2 पर। तो इस वैल्यू को कंपेयर करके आपको बताना है कि ये कौन सा रहेगा। तो मैं भी निकाल रहा हूँ बुक में, देखो आप, तो ऑब्वियसली देखो ये 1.84 है, तो एग्जैक्टली ये वैल्यू मैच हो रहा है मैंगनीज का, इस वजह से ये कंडक्टर कैटेगरी में रहेगा। इज इट ओके? तो आपको ये वैल्यू लर्न करने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। आ भी गए तो आपको उसका रेंज दिया जाता है कि कंडक्टर का इसमें से इसमें रहेगा, तो इतना टेंशन मत लो, सिर्फ कैलकुलेशन पर कॉन्सेंट्रेट करो। बाकी फॉर्मूला तो बहुत ईजी है इस बीट का। तो आगे का क्वेश्चन अलग बीट पर है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी पर इतना ही क्वेश्चन है। तो अभी इसके बाद छोटे छोटे कंसेप्ट है, रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड रेजिस्टर्स इन पैरेलल, तो उसकी ओर जाते हैं। Now the next bit is resistivity, sorry, resistors in। तो रेजिस्टर होता क्या है, देखो अब हर एक वायर को अपना अपना रेजिस्टेंस होता है, लेकिन वो बहुत ही कम होता है। वायर का रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वायर को स्पाइरली बाउंड करना पड़ता है ऐसे, और फिर इसके अंदर कुछ कैप्सूल डालकर, जैसे हमारी गोली की कैप्सूल होती है ना, तो वैसे ही इसमें कैप्सूल डालकर इसके अंदर कुछ मटेरियल भरा जाता है ताकि इसका रेजिस्टेंस बढ़ा सके। नॉर्मल वायर का रेजिस्टेंस कम होता है, इस वजह से स्पाइरली बाउंड करने से वायर का रेजिस्टेंस और भी बढ़ जाता है, और फिर यही हमें चाहिए होता है। तो रेजिस्टर्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो होते हैं, ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू के रेजिस्टेंस फॉर्म करते हैं कुछ ऐसे ट्रिक्स से।
और बहुत छोटा होता है ये रेजिस्टर, आपने अगर देखा होगा, या फिर आपके पास अगर टूटा हुआ चार्जर है तो उसको तोड़कर देखिएगा, उसमें कुछ ऐसा बिट नजर आएगा, एक डंबल शेप बिट आपको नजर आएगा, और उसके ऊपर है ना ऐसा कलर किया होता है, 3 कलर एक साथ रहेंगे, एक कलर अलग से रहेगा, तो इसको कलर कोडिंग कहा जाता है। तो मेरे जो भी करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर्स है 12th स्टैंडर्ड के, तो उसमें जाके आप देख सकते हो कलर कोडिंग कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है। ये हमारे सिलेबस का बिट नहीं है, इस वजह से स्किप कर रहा हूं। तो एक कलर कोडिंग से ही इसका वैल्यू डिसाइड होता है कि एग्जैक्टली ये कितने ओम का रेजिस्टर रहेगा। जनरली रेजिस्टेंस का यूनिट किलो ओम में होता है। ओके, तो ऐसे जो रेजिस्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होते हैं ना, ये स्टैंडर्ड वैल्यू के रेजिस्टर्स बनाते हैं, जैसे 1 ओम, 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम, ओके, 20 ओम। तो सभी वैल्यू के रेजिस्टर्स हम परचेस नहीं कर सकते हैं। कभी अगर कुछ एक्सपेरिमेंट करते वक्त हमें कुछ ऑड वैल्यू का अगर रेजिस्टर्स लगता है, तो इसके लिए हमें रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड रेजिस्टर्स इन पैरेलल का ट्रिक लगाना पड़ता है। और क्या रहेगा देखिएगा, जस्ट 1 मिनट। हॅलो, हा लेक्चर मध्ये मी नंतर करतो फोन थोडं. तो सीयर रेजिस्टर्स इन सीरीज, तो अगर हम नंबर ऑफ रेजिस्टर्स को, ये रेजिस्टर का सिंबल है ऐसा, आपको निकालना है। ये 3 रेजिस्टर्स हैं, R1, R2 एंड R3। इनको हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं अक्रॉस अ बैटरी हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस V। तो फिर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको पूछा जाता है। मतलब ये तीनों का कंबाइन इफेक्ट जो रहेगा उसको रिजल्टेंट रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहा जाता है, जिसका वैल्यू हमें निकालना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज कैसे निकालना है, देखो आप, अगर सीरीज सर्क्यूट रहा ना, तो एक स्टेटमेंट याद रखना, करंट इज कांस्टेंट। लगा तो नोटबुक के ऊपर लिखकर रखना कहीं पर, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इज कांस्टेंट, व्हाइल इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट। तो ये सीरीज होने के कारण करंट कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है, पहले रजिस्टर में भी आए है, दूसरे में भी आए है, तीसरे में भी आए है। तो पहले का पोटेंशियल डिफरेंस V1 आएगा, दूसरे का V2। मतलब इसमें चेंज क्या होने वाला है रजिस्टर के अकॉर्डिंग, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहले के अंदर V1, दूसरे के अंदर V2 और तीसरे के अंदर V3 रहेगा। तो रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस V1 प्लस V2 प्लस V3 का एडिशन रहेगा। तो यहां पर अगर इस रजिस्टर पर ओम्स लॉ लगाते हो ना, तो V इज इक्वल टू IR आएगा। I का वैल्यू तो सेम है, इस वजह से I इंटू R1 ये V1 का वैल्यू होगा, I इंटू R2 ये V2 का वैल्यू होगा, और I इंटू R3 ये V3 का वैल्यू होगा। V इज इक्वल टू, तीनों में I कॉमन है, इसको कॉमन आउट कर लेते हैं हम। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू V रहेगा, और V बाय I इज इक्वल टू आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये V मतलब क्या है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इस सर्क्यूट का। I मतलब क्या है, टोटल करंट इस सर्क्यूट का। तो सर्क्यूट के अगर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस को हम टोटल करंट से डिवाइड करते हैं, तो इस सर्क्यूट का टोटल रेजिस्टेंस मिलने वाला है सीरीज कॉम्बिनेशन का। इस वजह से हम उसको इंडिकेट करने वाले हैं RS से। तो RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इज इट ओके? तो ये रहेगा रेजिस्टर्स इन सीरीज का फॉर्मूला। ओके, अच्छे से याद रखिएगा। पैरेलल भी देख लेते हैं, बाद में इसके ऊपर क्वेश्चन देखेंगे हम। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। इसका डिटेल में डेरिवेशन मैंने आपको PDF में दिया है, वो देखिएगा। बाकी ऐसे डेरिवेशन कभी CBSE में पूछे नहीं जाते, तो करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखिएगा। और ये कंसेप्ट, जैसे सीरीज में करंट क्या रहेगा, हर रजिस्टर के अक्रॉस सेम रहेगा, तो बस इतना आपको अच्छे से दिमाग में फिट करना है। तो अभी हम पैरेलल की ओर जाते हैं, रेजिस्टर्स इन पैरेलल। तो अगर हम नंबर ऑफ रेजिस्टर्स को एक के नीचे एक कनेक्ट करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, लाइक दिस, ये R1 रहेगा, ये R2 रहेगा, और ये R3। तो पैरेलल में क्या कांस्टेंट होता है, पहले मैंने लिख कर दिया है पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसके अक्रॉस भी V रहेगा, इसके अक्रॉस भी V रहेगा, और इसके अक्रॉस भी V रहेगा। तो चेंज क्या होगा अब, तो ये जो टोटल करंट I है ना, ये चेंज होगा। अब यहाँ पर I1 जाएगा, यहाँ पर I2 जाएगा, और यहाँ पर I3। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो ये रहेगा हमारा करंट का वैल्यू। नाउ सी हियर, यहाँ पर ओम्स लॉ लगाओ पहले रजिस्टर पर, तो V तो सेम है, इस वजह से I इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू V बाय R1, I2 इज इक्वल टू V बाय R2, I3 इज इक्वल टू V बाय R3। तो ऐसा रहेगा, तीनों में V कॉमन है, तो उसको कॉमन आउट करते हैं।
तो V1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 यहाँ पर आने वाला है, और फिर यहाँ पर I है तो ये V यहाँ पर जाके डिवाइड होगा, तो I/V इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 रहेगा। तो ये जो I है ना, ये न्यूमरेटर में, तो इसको मैं डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में लिख सकता हूं। तो फिर क्या आएगा, 1/V/I इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है V मतलब, I मतलब टोटल करंट है, तो टोटल पोटेंशियल को टोटल करंट के साथ अगर हम डिवाइड करते हैं तो इस सर्क्यूट का टोटल रेजिस्टेंस हमें मिलने वाला है, लेकिन इन विच कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, दैट्स व्हाई 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये रहेगा हमारा फॉर्मूला। इज इट ओके? तो बस इतना ही रहेगा सीरीज और पैरेलल का। तो इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हैं, वो देखते हैं हम हायर ऑर्डर के। तो एक इलेक्ट्रिक लैम्प का क्वेश्चन दिया है। इलेक्ट्रिक लैम्प whose resistance is 20 ohm and conductor of 4 ohm resistance are connected to a 6 volt battery। तो ये डायग्राम के जरिए मैं आपको बताता हूँ कैसा दिया है। एक लैंप है और एक रेजिस्टर है 4 ओम का, और इस लैंप का रेजिस्टेंस है 20 ओम, और इनको कैसे कनेक्ट किया है, सीरीज में अक्रॉस अ 6 वोल्ट बैटरी। देन व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट हियर, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्क्यूट। बी दिया है करंट थ्रू द सर्क्यूट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर, दोनों के अक्रॉस भी निकालना है। तो सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं। गिवन रेजिस्टर सीरीज में है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर आएगा RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2। पैरेलल में होते तो रेसिप्रोकल का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो RS इज इक्वल टू 20 प्लस 4 मतलब ये 24 ओम रहेगा, तो ये रहेगा RS का वैल्यू। दूसरा, द करंट थ्रू द सर्क्यूट, सीरीज है तो करंट सेम रहता है, और I इज इक्वल टू क्या आएगा, V/R, लेकिन ये R सीरीज कॉम्बिनेशन का रेजिस्टर रहेगा, RS इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेना है तो ही टोटल करंट मिलेगा। तो 6/24 मतलब ही 1/4 आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो I का वैल्यू मिलेगा 0.25 एम्पियर, और यही वैल्यू करंट का लैम्प के अक्रॉस भी रहेगा और रेजिस्टर के अक्रॉस भी रहेगा, क्योंकि दोनों भी सीरीज कॉम्बिनेशन में है। और सी दिया है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर। तो आपको पता होगा V1 इज इक्वल टू IR1 रहेगा, तो I का वैल्यू 0.25 इंटू R1 का 20, तो फिर ये आएगा 5 वोल्ट, और V2 का वैल्यू है I इंटू R2, तो I का वैल्यू है 0.25 और R का वैल्यू है 4, तो ऑब्वियसली ये 1 वोल्ट आएगा। V1 प्लस V2 का एडिशन टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के साथ इक्वल आना चाहिए। इज इट ओके? तो ये सीरीज पर क्वेश्चन था पिछला, अब ये पैरेलल पर क्वेश्चन दिया है। R1 R2 R3 तीनों के वैल्यूज दिए हैं। तीनों एक दूसरे के पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड किए हैं एक बैटरी के अक्रॉस, और बैटरी का वोल्टेज 12 वोल्ट। तो ये करंट रहेगा, ये 5, ये 10 और ये 30 ओम है। तो यहाँ पर भी करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, द टोटल करंट एंड टोटल सर्क्यूट रेजिस्टेंस। तो पहले तो टोटल रेजिस्टेंस निकलेगा, तो सी कैलकुलेशन हमें पहले करना पड़ेगा। 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, पैरेलल होने के कारण ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। तो 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30, तीनों नंबर का एलसीएम निकालना है बच्चों। तो इनका एलसीएम 30 ही है, इस वजह से डिनोमिनेटर में 30 लाने की कोशिश करो। तो यहाँ पर ऊपर 6 से नीचे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर ऊपर 3 से नीचे 3 से, यहाँ पर कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, ऑलरेडी 30 है। तो ये आएगा
6 + 3 + 1 बेस कॉमन आउट करो, तो फाइनल आंसर आएगा इसका 10/30, मतलब ही 1/3 ओम। तो ये रहेगा आरपी का 1/RP का वैल्यू। तो हमें आरपी का वैल्यू चाहिए होता है, तो इसका फाइनल स्टेप में रेसिप्रोकल करना, उल्टा करना मत भूलना। तो फिर ये आएगा 3 ओम। इज इट ओके? तो टोटल रेजिस्टेंस मिला, अभी नेक्स्ट निकालना है टोटल करंट। तो बी कैलकुलेशन करते हैं। I इज इक्वल टू V/RP। तो V का वैल्यू 12 वोल्ट है और RP का 3, तो फाइनल आंसर आएगा 4 एम्पियर। अभी फर्स्ट कैलकुलेशन है द करंट थ्रू ईच रजिस्टर। तो हर एक रजिस्टर के अक्रॉस करंट निकालना है। तो I1 इज इक्वल टू V/R1। तो V का वैल्यू 12 है और R1 का 5, तो ये आएगा 2.4 एम्पियर। I2 का वैल्यू है V/R2, तो फिर ये 12/10 1.2 एम्पियर आएगा। और I3 का V/R3, तो ये 12 कितना है रजिस्टर 30 है, तो ये अब 0.4 आएगा। करके देखो, ये 6/15 आएगा, तो 0.4 एम्पियर ये करेक्ट आंसर रहेगा। इज इट ओके? तो बस ऐसे ही सीरीज और पैरेलल के क्वेश्चंस आते हैं आपको, ये दोनों भी हायर ऑर्डर के क्वेश्चंस है। ये समझ में आ गए तो बाकी का आपको सब समझ में आ ही जाएगा। अच्छे से लिखिएगा इसे, पीडीएफ में भी दिए आपको ये इनके सॉल्यूशंस। तो अब सीरीज पैरेलल होने के बाद लास्ट बिट है इस टॉपिक का, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड जूल्स लॉ। तो क्या होता है ये देखिएगा। देखो अब जूल्स लॉ क्या कहता है, किसी भी कंडक्टर के अंदर जो हीट प्रोड्यूस होगा ये वर्डन के साथ इक्वल होता है। जब हम बैटरी अप्लाई करते हैं ना कंडक्टर के अक्रॉस, तो चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव होता है और ये मूवमेंट की वजह से कुछ वर्क डन होता है और यही वर्क डन हीट को प्रोड्यूस करता है। ओके, तो जैसे आपको पता होगा कंडक्टर के अक्रॉस हम बैटरी अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाते हैं और एटम के साथ कोलाइड होते हैं। तो इनके कोलिजन में ना कुछ एनर्जी का लॉस होता है और ये लॉस हुआ एनर्जी हीट प्रोड्यूस करने में काम में आता है। इज इट ओके? तो आपको पता होगा पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू W/Q है, तो W इज इक्वल टू क्या आएगा VQ। तो हमारा ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू IR और Q इज इक्वल टू क्या रहेगा IT। तो ये दोनों वैल्यूज आपको यहाँ पर पुट करना है। तो W इज इक्वल टू IR एंड IT, तो I और I बिकम्स I²। और इस केस में जो वर्क डन है यही हीट प्रोड्यूस करने के लिए काम में आता है, इस वजह से यह चीज इक्वल टू I²RT रहेगा। तो हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर इज गिवन बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज जूल्स लॉ। इसी इक्वेशन को जूल्स लॉ कहा जाता है। इसके और भी दो फॉर्मेट्स है लेकिन इसी इक्वेशन को कहना है। ओके, तो अगर इसमें हम R का वैल्यू V/I पुट करते तो I कैंसिल होगा और अनदर एक फॉर्मूला मिलेगा VIT और अनदर एक फॉर्मूला है H इज इक्वल टू VIT के बाद I का वैल्यू अगर V/R पुट करेंगे हम तो H इज इक्वल टू V²/R इंटू T आएगा। ओके, तो किसी भी कंडक्टर में करंट पास करते हैं हम तो हीट प्रोड्यूस होता है, इसी को हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। इसका लॉजिक दो जगह पर यूज किया जाता है जो हमें गिव रीजन में पूछा जाता है, इलेक्ट्रिक बल्ब, फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक ऑफ बल्ब एंड इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में कैसे किया जाता है देखो, ये बल्ब है तो इसका फिलामेंट टंगस्टन से बनता है जिसका हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है। ओके, अगर ये मेल्टिंग पॉइंट कम रहा तो बल्ब जलेगा ही नहीं या फिर ब्लास्ट हो जाएगा वो फिलामेंट। तो ये जो फिलामेंट ऑफ बल्ब है ये हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर वर्क करता है और हायर मेल्टिंग पॉइंट होने के कारण इस टंगस्टन का
या हायर करंट को होल्ड कर सकता है, और इसी वजह से लाइट अप होता है रेड हॉट कंडीशन में और लाइट एमिट करता है। तो इसी वजह से मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ, मतलब जो फिलामेंट ऑफ बल्ब रहेगा वो हाई मेल्टिंग पॉइंट के मेटल से बनाया जाता है। और वही अगर फ्यूज देखेंगे हम, तो ये लो मेल्टिंग पॉइंट के मटेरियल से बनाया जाता है। फ्यूज का काम क्या होता है, ज्यादा अगर करंट आ गया हमारे घर के अंदर तो उसे जाने नहीं देना है, वो खुद को ब्लास्ट कर लेता है। बहुत सेल्फ डिस्ट्रक्शन एबिलिटी होता है फ्यूज में, वो खुद को ब्लास्ट करके घर के अदर इक्विपमेंट्स को बचाता है। यही फ्यूज का वर्क है। तो फ्यूज के बाहर का जो वायर है कॉपर का होता है, और फ्यूज का वायर लीड और टीन का रहेगा। ओके, एस एन प्लस पीबी दिया है, तो लीड और टीन का ये अलॉय होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट कॉपर से थोड़ा कम होता है। इस वजह से जब डेंजरस करंट आता है तो ये फ्यूज पहले से ही मेल्ट हो जाता है और कॉपर को बचाता है, आगे के सर्क्यूट को कुछ भी होने नहीं देता है। तो यहाँ पर जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है वो कॉपर से थोड़ा कम रहता है, तो लो मेल्टिंग पॉइंट का वायर यहाँ पर हम यूज करते हैं। बस ये दो ही एप्लीकेशन है हीटिंग इफेक्ट्स के जो आ सकते हैं। लास्ट है अब इलेक्ट्रिक पावर। तो पावर पी इज नथिंग बट वर्क डन अपॉन टाइम रहेगा। अभी मैंने वर्क डन के 3 फॉर्मुलेज बताए, इस वजह से पावर के भी 3 फॉर्मुलेज हैं। कौन से रहेंगे, देखो अब, आई स्क्वायर आर टी बाई टी, टी टी कैंसल। तो पहला आएगा आई स्क्वायर आर, दूसरा आएगा वी स्क्वायर बाय आर, और तीसरा आएगा वी आई। इज इट ओके? तो पावर का ऐसा यूनिट वैट है। जेम्स वैट साइंटिस्ट ने ये क्वांटिटी हमें बताया। तो 1 वैट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड रहेगा। पावर की कुछ हायर यूनिट्स भी है, जैसे 1 किलो वैट इज इक्वल टू 1000 वैट, और 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वैट। इज इट ओके? अब देखो, हमें अगर एनर्जी कंजम्पशन निकालना है किलोवाट आवर में, तो इस वजह इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, वर्क मतलब ही एनर्जी होता है, तो P इज इक्वल टू ई बाई टी, और E इज इक्वल टू P इंटू टी आएगा। तो एनर्जी कंजम्पशन हमेशा हम कमर्शियली किलोवाट आवर में मेजर करते हैं। इसके लिए पावर किलोवाट में चाहिए होता है और टाइम आवर्स में। तो याद रखना इसका एक कन्वर्जन है, किलोवाट आवर ये एनर्जी का यूनिट है, अच्छे से याद रखना। और इसका कन्वर्जन हम जूल्स में देखने वाले हैं। ठीक है, नीचे लिखता हूं। तो किलोवाट मतलब 1000 वैट, और 1 आवर मतलब 3600 सेकेंड। तो वैट इंटू सेकेंड को हम जूल से रिप्लेस करते हैं, और फिर आएगा ये 3600, और आगे 3 जीरो और आ जाएंगे। तो फिर इसको हम कंबाइनली लिख सकते हैं 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो ये रहेगा किलोवाट आवर का कन्वर्जन। इज इट ओके? तो यहाँ पर ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। इतना ही इलेक्ट्रिसिटी के अंदर है, इतने ही फॉर्मूलेज है जो आपको अच्छे से याद रखना है। लास्ट के बिट पर कुछ न्यूमेरिकल्स है वो लेते हैं। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, हंड्रेड जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेकेंड in a 4 ohm resistance. Find the potential difference across the resistor. तो P इज इक्वल टू आपको पता होगा H बाई टी है, H का वैल्यू 100 है, T का वैल्यू 1 है, तो ये आएगा 100 वैट। और P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर आएगा, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर आने वाला है। तो P का वैल्यू 100 और R का वैल्यू 4,
तो ये आएगा 400 वी स्क्वायर का, और V इज इक्वल टू आने वाला है 20 वोल्ट। तो ये रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। इज इट ओके? ये अभी लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, सेकंड लास्ट है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट जनरेटर, करंट ऑफ 0.50 एम्पियर, मतलब ही हाफ एम्पियर। व्हाट इज द पावर? तो बहुत सिंपल है, P इज इक्वल टू वी आई। तो P इज इक्वल टू V का वैल्यू 220 और I का हाफ, तो इसका आंसर आएगा 110 वैट। लास्ट है अब ये एनर्जी कंजम्पशन का। एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड, मतलब ये पावर रेटिंग दिया है उसका, तो P का वैल्यू रहेगा 400 वैट, ऑपरेट्स 8 आवर्स पर डे। व्हाट इज द एनर्जी ऑपरेट्स इन 30 डेज? तो 30 डेज के लिए टोटल टाइम निकालते हैं, तो एक दिन का टाइम इंटू 30 करेंगे, तो 8 इंटू 30 ये आ जाएगा 240 आवर्स। तो पूरे मंथ के अंदर वो 240 आवर्स तक यूज किया है। और पावर, एक यूनिट का कॉस्ट दिया है हमें 3, ओके, और यहाँ पर पावर भी दिया है, तो पावर को 1000 से डिवाइड करके किलोवाट में कन्वर्ट करते हैं। तो एनर्जी कंजम्पशन E इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो बच्चों, E इज इक्वल टू P इंटू टी। तो 0.4 इंटू 240, तो 24 4 जा 96। तो इतने यूनिट वो कंज्यूम करने वाला है इलेक्ट्रिक हीटर। तो एक यूनिट का कॉस्ट दिया है, तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट इंटू कॉस्ट पर यूनिट रहेगा। तो नंबर ऑफ यूनिट 96 है और कॉस्ट 3 है पर यूनिट का, जो उन्होंने दिया है गिवन डेटा में। तो इसका आंसर आएगा 288 रुपीज। तो इतना बिल उस हीटर की वजह से आने वाला है, ओके। तो आई होप पूरा लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पूरा चैप्टर एक ही लेक्चर में कवर किया है। तो लेक्चर कैसा लगा ये बताना मत भूलिएगा, और आपके दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। जितने ज्यादा लाइक्स और जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे उतने जल्दी मैं दूसरे चैप्टर का वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो जरूर आपको वो पसंद आ गया होगा। तो जरूर इसे शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ, और लाइक करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू।